देखो स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट, चैप्टर 5। इसको गवर्न करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड। 1 मार्कर क्वेश्चन तो यही बनता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू विच स्टैंडर्ड? So it is prepared according to accounting standard 3 revised, क्योंकि रिवाइज हुआ था। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज एन स्टेटमेंट, आपने अभी पढ़ा था कि एनालिसिस करना होता है। बुक का नाम है क्या? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब हमारी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसका एनालिसिस इसको देखना कि प्रॉफिट कितना, लॉस कितना, कैसे रेशियोज हैं। तो उसके टूल्स थे कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज, रेशियो, एंड फोर्थ टूल इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको बताता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कितना इनफ्लो या आउटफ्लो कैश का हुआ डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज से। एक छोटा सा एग्जांपल लेके स्टार्ट करती हूँ मैं। सपोज एक कंपनी की बैलेंस शीट है, उसका ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट ले रही हूँ। कैश का बैलेंस ओपनिंग दे रखा था 1 लाख, क्लोजिंग हो गया 5 लाख। अब आपको लग रहा है कि क्योंकि बैलेंस शीट में 1 लाख से 4 लाख कैश इनफ्लो हुआ है। इनफ्लो का मतलब होता है कैश का आना, प्लस होना। आउटफ्लो का मतलब जाना, यानी कि माइनस। ठीक है। क्वेश्चन अराइज होता है कि ये 4 लाख इनफ्लो हुआ है, आप कह दोगे बहुत अच्छी, लाइक अगर मैं बचपन की बात करूं तो कैश इंक्रीज हो रहा है तो अच्छी बात है, कंपनी बुरा ही काफी नहीं है। हमें ये पता करना है कि ये कैश कहाँ से इंक्रीज हुआ। देखो देयर में बी सेवरल रीजंस फॉर इंक्रीजिंग दिस कैश। मे बी वी हैव सोल्ड एनी एसेट, एसेट सेल करी होगी, वहां से कैश आ गया होगा, तभी कैश इंक्रीज दिख रहा है। मे बी वी हैव टेकन लोन, हमने लोन ले लिया, वहां से कैश आ रहा हो। द थर्ड, द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन विच वी वांट एग्जैक्टली, वी हैव अर्नड। अब मुझे खुद बताओ, अगर कैश इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू सेल ऑफ एसेट, इज इट गुड इंडिकेटर? नो। घर बेच दिया और पैसा आ गया, क्या फायदा? शॉप बेच दी, फ्लैट बेच दिया, इट इज नॉट अ गुड इंडिकेटर। कैश इंक्रीज दिख रहा है लेकिन एसेट सेल होके दिखा है तो नॉट अ गुड इंडिकेटर। लायबिलिटी की वजह से कैश बहुत सारा है मेरे पास, लेकिन अब पता चल रहा है मैंने बैंक से लोन लिया है, क्या गुड इंडिकेटर है? नो। आई हैव अर्न, इट इज अ गुड इंडिकेटर। बट मुझे ये पता कैसे चला? मेरे को तो बैलेंस शीट देख के तो सिर्फ यही पता चल रहा है कि मेरा कैश इंक्रीज हुआ, किस रीजन की वजह से हुआ ये मुझे नहीं पता चल रहा। उसी रीजन को जस्टिफाई फ्लो स्टेटमेंट, जो ये बताता है कि मेरा जो कैश इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, उसके जो बीच का जो डिफरेंस है वो किस रीजन की वजह से है। इनफ्लो हुआ, आउटफ्लो हुआ, किस एक्टिविटी की वजह से हुआ? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो इज अ स्टेटमेंट that shows inflow and outflow of cash and cash equivalent. Cash equivalent पे भी मैं अभी आऊंगी आपके during the period under a report. अब 3 एक्टिविटीज हैं जिसमें हमें देखना है। ये जो मैंने एसेट सेल वाली बात करी, ये आती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगर लोन लिया मैंने, ये आता है मेरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और मैंने अर्न किया, ये आती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। पूरा चैप्टर इन 3 टर्म्स के अराउंड है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। व्हाट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी? Investing activity is related to non-current assets and related income. इन्वेस्टिंग से याद रहेगा, इन्वेस्ट मतलब कोई एसेट खरीदना। आप गोल्ड खरीदते हो, कहते हैं ना इन्वेस्टिंग। अब गोल्ड खरीदना इन्वेस्टिंग है तो क्या
गोल्ड बेचना इन्वेस्टिंग नहीं है बेटा, एसेट सारी ही इन्वेस्टिंग है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या होती है हमारी? एक्टिविटीज रिलेटेड टू एसेट, लॉन्ग टर्म एसेट इंक्रीज एंड डिक्रीज, दैट इज नॉन करंट एसेट अगर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा वो किसका पार्ट है? इन्वेस्टिंग का। अब नॉन करंट एसेट है बेटा, लॉन्ग टर्म एसेट्स है अगर मेरी, तो लॉन्ग टर्म एसेट्स पर इनकम भी होती है। कैसे इनकम हो जाती है? मैंने किसी और कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं तो मुझे डिविडेंड मिल सकता है। मैंने किसी पर्सन को लोन दिया है तो वो मेरे लिए एसेट है, अगर मैं लोन देती हूँ तो एसेट है, वहां से मुझे इंटरेस्ट मिल सकती है। मैंने अपना एक प्लॉट रेंट पे दे रखा है, मुझे रेंट मिल सकती है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नॉन करंट एसेट प्लस रिलेटेड इनकम। रिलेटेड इनकम मतलब रेंट रिसीव, सॉरी, डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव। फर्स्ट एक्टिविटी आई हैव टोल्ड यू अबाउट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हमने बिजनेस में एसेट में कितना पैसा इन्वेस्ट किया है। अब इन्वेस्ट किए जब निकालेंगे तो इसका नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या कहेगा? नॉन करंट एसेट इंक्रीज और डिक्रीज एंड रिलेटेड इनकम, उन नॉन करंट एसेट से होने वाली इनकम। अब आती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग मतलब आपने बीएसटी में फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा, वहां पर फाइनेंसिंग एक्टिविटी थी। सोर्सेज ऑफ फंड जहां पर आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहाँ से? हमारे बिजनेस से, मेरा खुद के बिजनेस से पैसा लिया। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस विल बी इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, यानी कि कैपिटल इंक्रीज डिक्रीज। अब कैपिटल कौन सी? इक्विटी। नॉन करंट लायबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज। भाई फाइनेंसिंग पैसा कहाँ से आ रहा है? या तो बोरोड से आएगा या इक्विटी से। अब बोरोड मतलब इक्विटी शेयर इन प्रेफरेंस शेयर्स, और नॉन करंट लायबिलिटी मतलब बोरोइंग्स एंड लोन्स विच वी हैव टेकन। पैसा अगर हमने बिजनेस में खुद का लगाया, मतलब ओनर्स ने लगाया, या बोरोड लिया, तो वो मेरी सोर्सेस है फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। अब बेटा सोर्सेस कहीं से पैसा ले रहे हो तो इनको आके पे भी तो करना पड़ेगा, यानी कि रिलेटेड एक्सपेंस। रिलेटेड एक्सपेंस क्या क्या हो सकते हैं? इंटरेस्ट पेड करोगे, बोरो करा तो डिविडेंड पे करोगे। बाकी पार्ट बी आपने पढ़ी है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन इशू, ये सब चीजें रिलेटेड एक्सपेंस सारे किसमें आएंगे? फाइनेंसिंग में। अब थर्ड आती है मोस्ट इंपोर्टेंट एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फोर टर्म्स डिस्कस करनी है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। अभी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट थ्योरेटिकल पार्ट कॉन्सेप्ट बस क्लियर करूंगी मैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती है? प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी। हमारे बिजनेस का जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से हमारे इनकम होती है, जो रेवेन्यू अर्न होता है, प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी, जो मेरा नॉर्मल बिजनेस है, मेन बिजनेस, वहां से जो अर्निंग हो रही है या वहां जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो किस में आते हैं? ऑपरेटिंग में आते हैं। एक तो इसमें आ जाती है करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी, क्योंकि वर्किंग कैपिटल आती है। एक एक चीज, दो चीजों को छोड़ के वो बाद में डिस्कस करूंगी। इसके अलावा सेल ऑफ गुड्स, सैलरी पेड, और कोई भी वेजेस पेड, कोई भी बिजनेस के एक्सपेंस,
ये सारी किसका पार्ट है? ऑपरेटिंग है। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो विल बी टेकन एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बेटा नॉर्मली तो हम ये मानते हैं कि हमारा बिजनेस परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का है, बट अगर मेरा बिजनेस इन केस 1% मेरा बिजनेस फाइनेंसिंग का है, मतलब मेरा काम क्या है, मैं पैसा उधार पे लेती हूँ और उधार पे आगे दे देती हूँ। मीडियोकर की तरह यहाँ से पैसा लिया, इंटरेस्ट पे लिया और दूसरे पर्सन को इंटरेस्ट पे दे दिया। तो इस केस में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। चेंज क्या होगा कि ये जो हम अभी इंटरेस्ट रिसीव और इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं, इन दोनों इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग का वो ऑपरेटिंग का पार्ट बन जाएगा, वो भी आएगा। अगर कोई बिजनेस सिर्फ इन्वॉल्व भी फाइनेंसिंग में है, मतलब उसका काम ही पैसे उधार देना, पैसे देना है, तो ऑपरेटिंग आप सिंपल याद रखोगे, जो भी रिलेटेड बिजनेस है, जो भी जिसका बिजनेस है, उससे जो भी उसको अर्न हो रहा है, जो भी उसके एक्सपेंसेस हैं, वो ऑपरेटिंग का पार्ट है। तो 3 एक्टिविटीज मैंने आपको बताई फिलहाल। इन 3 एक्टिविटीज से कितना इनफ्लो कितना आउटफ्लो होता है, सेपरेट 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 वही निकालना आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट है। और फोर्थ जो इसमें एक रेलिवेंट पार्ट है, जो एक्टिविटी तो 3 है, हमने बोली थी कैश एंड कैश इक्वलेंट। अब इक्वलेंट वर्ड से पता चल रहा होगा आपको, इक्वलेंट मतलब जो कैश के इक्वल है, मतलब विदाउट एनी रिस्क किसी भी चीज को अगर हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, दोज शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज विच आर रेडली कन्वर्टेबल इनटू कैश विदाउट, यही कह सकते हैं, इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू, जो मतलब कैश में है या कैश की तरह ही है, जिसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, वो भी कैश है। तो क्या क्या एग्जांपल आ सकते हैं? कैश, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मेनली आपको दी होती है मार्केटेबल सिक्योरिटीज के नाम से। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, क्योंकि ये सब चीजें बेटा एक तरीके से वो कैश में है या हमारे बैंक में बैलेंस है, कैश ही माना जाएगा। मैं बोलूं मेरे अकाउंट में 5 लाख है, मेरे घर पे अभी 5 रुपीज भी नहीं है, तो क्या मैं कैश अपने आप को जीरो मानूं? नहीं, जो मेरे अकाउंट में पैसे है सेविंग डिपॉजिट में, वो भी मेरा ही है, वो भी कैश मान सकती हूँ। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट, ये सब ये आपको मैंने बताया एक्टिविटीज। अगर आपको इन शॉर्ट बैलेंस शीट दे रखी है और आपको बताना है कि कौन सी एक्टिविटी किससे रिलेटेड है, तो एक शॉर्टकट बता देती हूँ आपको। यहाँ पर शेयर होल्डर फंड आता है। देखो क्लियरली नहीं बता रही हूँ कि बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं, एक आध आइटम प्लस माइनस होगा, वो मैं बाद में डिस्कस कर दूंगी, बट एक कहते हैं ना, एक ओवरव्यू मोटा मोटा कि क्या क्या चीजें किससे रिलेटेड है। किसी को कुछ नहीं आता तब भी वो कैश फ्लो का क्वेश्चन छेड़ सकते हैं, वो चीजें बता रही हूँ आपको। ये करंट लायबिलिटीज, यहाँ आती है नॉन करंट एसेट्स, और यहाँ आती है करंट एसेट्स, ये हो जाती है टोटल एसेट्स। तो अगर मैं बात करूं नॉन करंट एसेट की, ये मेरी है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग मतलब पैसा कहाँ लगाया हुआ है, लगाया मतलब एसेट खरीदी है भाई, और किस में? तो ये मेरी क्या है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। पैसा कहाँ से लिया है? ये दोनों, या तो उधार लिया या अपना लगाया, दिस इज फाइनेंसिंग। एंड करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए, इसलिए कौन सी है? ऑपरेटिंग। बट इसमें कुछ चीजें स्किप करनी होती हैं। स्किप क्या करनी? इसमें करंट लायबिलिटी में एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है बैंक ओवरड्राफ्ट। बेटा वैसे करंट लायबिलिटी का पार्ट है, लेकिन क्योंकि ये भी एक तरीके से लोन ही लिया है, तो इसको मूव कर देते हैं फाइनेंसिंग में। बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग और 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। और करंट एसेट के अंदर एक तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आता है बेटा, क्योंकि हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो देख ही रहे हैं, तो ये इग्नोर हो जाता है। दूसरा एक आता है हमारे लोन, शॉर्ट टर्म लोन। लोन हमने दिया है या लोन हमने लिया है, ये ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं मानते, चाहे वो करंट हो या वो। तो ये लोन हमने अगर किसी को दिया है तब भी किसका पार्ट बन जाएगा? इन्वेस्टिंग का। ध्यान रहेगा, नॉर्मली सारी करंट एसेट करंट लायबिलिटी किसकी है? ऑपरेटिंग की।
लेकिन अगर हमने लोन लिया है, दैट मीन्स बैंक ओवरड्राफ्ट, दैट विल बिकम द फाइनेंसिंग पार्ट, एंड इफ वी हैव टेकन लोन, that is sorry, if we have given loan to anybody, that will become investing, क्योंकि लोन देना एसेट है और लोन लेना लायबिलिटी है, तो उसके बेस पर फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग में शिफ्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता है इनफ्लो कब होगा और आउटफ्लो कब होगा। बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो सारे आप। छोटा सा पार्ट, अगर मैं बोलूं मेरे पास एसेट्स का पहले बैलेंस था 5 लाख, मशीन ने यहाँ पर दिया मैंने, और अब क्लोजिंग बैलेंस है 8 लाख, बताइए इनफ्लो हुआ आउटफ्लो हुआ? कैश इनफ्लो आउटफ्लो, भाई मशीनरी पहले 5 लाख थी, अब मशीनरी 8 लाख है। मशीनरी तो दिख रही है बड़ी है, बट मशीनरी कैसे बड़ी होगी बेटा? पैसा आपने दिया होगा तभी बड़ी होगी ना। तो यहाँ पर जब एसेट रिड्यूस होगी, सॉरी एसेट जब इंक्रीज होगी, तो ऑब्वियसली कैश रिड्यूस हुआ होगा। तो ये क्या है आपका? आउटफ्लो, कैश गया होगा। वैसे दूसरा रीजन डेप्रिसिएशन भी है इसका, लेकिन फिलहाल मैंने अभी फिलहाल डेप्रिसिएशन को इग्नोर किया। अगर मैं सॉरी, डेप्रिसिएशन तो होगा ही नहीं, इंक्रीज यहाँ पर अगर मेरी एसेट इंक्रीज हुई है तो ऑब्वियसली मैंने क्या किया होगा? कैश का आउटफ्लो ही हुआ होगा, चाहे लोन लेके दिया हो चाहे अपना। अगर लायबिलिटी है मेरी कोई, लायबिलिटी डिबेंचर्स मेरे पहले थे 15 लाख के, अब है 10 लाख, मेरी लाइफ रिड्यूस होगी, पहले 15 की थी अब 10 की, बेटा अपने आप तो रिड्यूस हुई नहीं होगी। लायबिलिटी अगर मेरी रिड्यूस हुई है तो मैंने कैश दिया ही होगा, तो ये भी क्या है? आउटफ्लो है। इसी तरीके से अगर बैंक लोन टेन लाख से 20 लाख हो गया, लोन लिया है, लायबिलिटी इंक्रीज हुई है, तो पैसा आया ही होगा ना, लोन लिया ही होगा तभी तो लायबिलिटी इंक्रीज हुई है। इनफ्लो, शॉर्ट आई कैन से इफ एसेट increases, outflow any asset, liability increases, inflow of cash, liability decreases, liability कम, burden तभी कम हुआ होगा जब मैंने किसी को पे किया होगा, outflow, asset decreases। अब asset decrease मैं सेल मान रही हूं तो मेरा हुआ होगा इनफ्लो। बाकी यहाँ पर एसेट डिक्रीज डेप्रिसिएशन की वजह से भी हो सकती है, तो जरूरी नहीं है इनफ्लो हो। फिलहाल ये मान रहे हैं कि एसेट डिक्रीजेस क्या होगा? इनफ्लो, मतलब सेल ही मान रही हूँ मैं। तो ये 3 एक्टिविटी और इसके बारे में था, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब आ जाते हैं कि क्वेश्चन में। आपको सबसे पहले तो देखो, क्वेश्चन अगर 1 मार्कर आता है तो आपसे पूछते हैं कौन सी एक्टिविटी से रिलेटेड है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका आता है कि इनफ्लो है या आउटफ्लो है। तीसरा आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के पार्ट, तो बहुत सिंपल है। और एक बात, अगर लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, आपको कुछ नहीं आता, तो आप ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग में बांट दो और प्लस माइनस कर दो, तो कुछ तो मार्क्स आ ही जाएंगे। ये ओवरव्यू है एक चैप्टर का, डेप्थ में जाओगे बहुत कुछ है। क्वेश्चन आपका मैं इलस्ट्रेशन 1 निकाल ली हूँ फिलहाल आपकी बुक का, पेज नंबर 5.5। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि कौन, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इज क्लासिफाइड एज ऑपरेटिंग। चलो ये छोड़ते हैं, ये तो सिर्फ ऑपरेटिंग का है क्वेश्चन निकालते हैं, जिसमें ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग सब कुछ पूछा है। चलिए इलस्ट्रेशन 8 है, आपसे पूछा है ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में सेग्रीगेट करो। सबसे पहले कैश सेल्स,
अब ये मत कहना मैम ये तो कैश है तो आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नहीं, कैश का बैलेंस कैश इक्विवेलेंट है। कैश सेल मतलब आपने गुड्स की सेल करी है और कैश आया है। गुड्स की सेल, सेल वर्ड है तो गुड्स की सेल होगी, तो यानी कि आपकी नॉर्मल बिजनेस रिलेटेड है, इट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश परचेज, चलो इनफ्लो और आउटफ्लो भी साथ साथ करते रहते हैं। कैश सेल पैसा है, प्लस कर देती हूँ फिलहाल। कैश परचेज, परचेज ऑफ गुड्स है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से माइनस हो जाएगा। रेंट पेड, ये भी हमारे बिजनेस से रिलेटेड है, ये भी क्या है, ऑपरेटिंग है। कैश इन हैंड, ये कैश का बैलेंस दिया हुआ है, दिस इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। income tax paid, income tax paid is for the normal course of business, so it is operating activity. Office expenses, operating activity. Balance at bank is a part of cash and cash equivalent. अब आप कहोगे मैम एसेट भी तो है, बिल्कुल एसेट है, लेकिन कैश का अलग से पार्ट दिया, उसमें चला जाएगा। सेल ऑफ मशीनरी बाय डीलर ऑफ मशीन। अब क्वेश्चन ध्यान से देखिए, सेल ऑफ मशीनरी बाय डीलर ऑफ मशीन, अगर मैं ये वर्ड हटा दूं सेल ऑफ मशीनरी, तो मेरी फिक्स एसेट से रिलेटेड हो जाएगा ये, तो मेरा इन्वेस्टिंग है। बट यहाँ पर बोला है डीलर ऑफ मशीन, जिसका काम ही मशीन बेचना है, उसका नॉर्मल बिजनेस है, तो इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इश्यू ऑफ डिवेंचर्स मतलब लोन लिया है आपने, अगर लोन लिया है, डिबेंचर नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट है, इट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग। डिविडेंड पेड, डिविडेंड कब पे करते हो, जब किसी ने आपके कंपनी पैसा लगाया है, इट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग। कैश पेड अगेंस्ट द ट्रेड पेबल्स, आपने कैश पे करा है ट्रेड पेबल। अब ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी वर्किंग कैपिटल का पार्ट है, इट विल बिकम पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग। परचेज ऑफ मशीन, नॉर्मल परचेज ऑफ मशीन बोलिए, नॉन करंट एसेट्स है, इन्वेस्टिंग। इनकम टैक्स रिफंड रिसीव, इनकम टैक्स अगर ऑपरेटिंग का था तो उसका रिफंड भी किसका पार्ट है, ऑपरेटिंग का ही है। इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर से पैसा आया है, देखो किसी और कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो इन्वेस्टिंग, अपनी कंपनी के शेयर्स इश्यू करते हैं तो वो, क्योंकि पैसा ले रहे हैं, फाइनेंसिंग। सेल ऑफ पेटेंट्स, एसेट्स सेल करी, एसेट्स से सारा रिलेटेड किस में आता है, इन्वेस्ट। सिक्योरिटीज पहले ही बता दिया आपको, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। परचेज ऑफ गुडविल, गुडविल इज एसेट, इन्वेस्टिंग। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट इन बैंक, अभी बताया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ही पार्ट है ये भी। परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, ब्रैकेट में दे रखा है नॉन मार्केटेबल, नॉन मार्केटेबल, मार्केटेबल वाली कैश इक्विवेलेंट है, नॉन मार्केटेबल मतलब एसेट नॉर्मली, तो इट इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, डेटर वर्किंग कैपिटल का पार्ट है, मतलब करंट एसेट है, तो किसका पार्ट है, ऑपरेटिंग का। नाउ यू कैन क्लियरली आइडेंटिफाई, होपफुली कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में